हाय विजय पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक, जहाँ पे हम क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एक तो मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, देन आई ऑल्सो टीच यू बायोलॉजी ऑन दिस चैनल एंड यहाँ पे एग्जाम टिप्स के साथ साथ बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का जो आपका सेकेंड चैप्टर है, फेडरलिज्म। नाउ वैसे तो मैं इस साल के सारे चैप्टर्स आपको दे रही हूँ इस चैनल पे, लेकिन अगर आपको आगे वाले चैप्टर्स चाहिए जो अभी तक इस साल के मैंने नहीं कराए हैं, जैसे मान लो फेडरलिज्म तो आज मैं करा रही हूँ, पर पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, तो ऑलरेडी वन शॉट वीडियो सारे चैनल्स की अवेलेबल हैं। यू कैन गो इन माई लाइव सेक्शन, चैनल के लाइव सेक्शन में, या फिर चैनल के वीडियो सेक्शन में भी आप जाके इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू सी दीज लेक्चर्स ऑल्सो। ये नेशनलिज्म इन इंडिया वाला तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। देन वी हैव पावर शेयरिंग ऑल्सो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो अभी रिसेंटली भी पढ़ाया था, सो यू कैन गो थ्रू देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फेडरलिज्म। तो इससे पहले हम सिविक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं भाई? पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग में हमने दो कहानियां पढ़ी हैं। एक तो हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी है, दूसरी हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी है। बेल्जियम की कहानी से हमने क्या सीखा है? बेल्जियम की कहानी से हमने क्या सीखा है कि पावर को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। पावर शुड बी डिवाइडेड। क्यों भाई? क्योंकि बेल्जियम में भी फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में कुछ अनबन हो रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस अनबन को सिविल वॉर में कन्वर्ट होने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, अकोमोडेशन दिखाई। श्रीलंका के केस में ऐसे नहीं हुआ। श्रीलंका के केस में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों की तरफदारी कर रही थी, तमिल बोलने वाले लोगों को एलियनेटेड फील हो रहा था। उन्होंने मांग उठाई कि यार हमें भी इक्वालिटी दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी बात नहीं सुनी उनकी, राइट। सो बेल्जियम में पावर शेयर हुआ 1993 में। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम में पहले स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले भी थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ना कोई रियल पावर नहीं हुआ करती थी। उसे जब भी कोई काम या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। तो ये तो कोई पावर नहीं हुई। मैं मान लो आपको बोलूं कि ये 100 रुपए तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसे खर्च करना है करो, लेकिन जब भी खर्च करना हो ना तो मेरे से एक बार परमिशन ले लेना। तो जब अगर मेरे से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही है अपने पैसे खर्च करने के लिए, तो वो कोई रियल पावर तो तुम्हारे पास नहीं है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट था बेल्जियम में, लेकिन 1993 में बेल्जियम ने अकोमोडेशन प्रॉपर तरीके से दिखाई। डच बोलने वाले लोगों और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जो नंबर था, मिनिस्टर्स का जो नंबर था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रखा, ब्रिसेल लेवल पे भी इक्वल रखा, और स्टेट गवर्नमेंट को रियल पावर्स दी। ये नहीं कि आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है तो आप हमारे पास भगते हुए आइए, राइट। सो इसी से हमें समझ आता है कि डेमोक्रेसी, कई सारी डेमोक्रेसीज हैं भाई दुनिया की जो ये मॉडल फॉलो करती हैं। सो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ दैट डेमोक्रेटिक नेशन, जितने भी देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, देखो सारे देशों में तो डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया है, वहां पे अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है दुनिया में, वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी है। सो डेमोक्रेटिक नेशन दो टाइप के होते हैं बच्चा। एक होते हैं जहां पे यूनिटरी सिस्टम होता है, और एक होते हैं जहां पे फेडरल सिस्टम होता है। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हर डेमोक्रेसी फेडरल नहीं होती। थी तो श्रीलंका भी डेमोक्रेसी, लेकिन श्रीलंका क्या नहीं थी? वो फेडरल सिस्टम नहीं थी, वो यूनिटरी सिस्टम थी। तो फेडरल सिस्टम होता है क्या है? फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट बनाने का या डेमोक्रेसी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर को एटलीस्ट 2 लेवल में डिवाइड किया जाता है, राइट। सो अ फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन एटलीस्ट 2 लेवल। तो ये भी एक डेफिनेशन अच्छी सी बन जाती है, एटलीस्ट 2 लेवल। अगर एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लेनी है तो आप सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो एटलीस्ट 2 पार्ट्स में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना भाई। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 2 लेवल तो होने ही चाहिए। एक लेवल को बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट, जिसे प्यार से हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब दूसरे वाले को, दूसरे लेवल को आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चा। हमारे देश में उन सेकंड लेवल को स्टेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट्स बोला जाता है। लेकिन सारी फेडरल कंट्रीज में उन्हें स्टेट्स नहीं बोला जाता। कहीं कहीं प्रोविंसेस भी बोला जाता है, कहीं कहीं एस्टेट्स भी बोला जाता है। सो देयर आर डिफरेंट नेम। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में सेंट्रल अथॉरिटी लिखा है और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट लिखा है। आपको इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए तो आप मत लिखो, आप सिंपल लिख दो भाई पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो भी उतने ही नंबर देगी जितनी ये वाली डेफिनेशन देगी। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फेडरल सिस्टम एक तरीके की डेमोक्रेसी होती है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम भी एक दूसरे तरीके की डेमोक्रेसी होती है। यहाँ देख लो पूरी दुनिया का मैप। तो पूरी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है वो सारे कंट्रीज यहाँ पे मार्क्ड है बच्चा। अब जहां जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है
वहां पे रेड कलर से मार्क्ड है, तो ये देखो ये फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया भी आपको यहाँ फेडरल गवर्नमेंट दिख रहा है, पाकिस्तान में भी फेडरल गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, राइट। सो यहाँ पे आपको फेडरल गवर्नमेंट वाली चीजें दिख रही हैं। जहां जहां यूनिटरी सिस्टम है वहां वहां आपको यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ यूरोप के कई सारे पार्ट्स में आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, राइट। अफ्रीकन कंट्रीज में आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये है, नॉट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर फेडरल, सम आर ऑल्सो यूनिटरी। तो यूनिटरी का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है बच्चा एक, यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब इकलौती गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई डेमोक्रेसी जिसमें या तो एक ही तरीके की गवर्नमेंट होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे तुम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, या अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो सिर्फ नाम के लिए होगी। चलो और एक्सप्लेन करती हूं मैं बेल्जियम का एग्जांपल लेके। बेल्जियम 1993 के बाद क्या बना? अच्छे से फेडरल सिस्टम बना, राइट, फेडरल सिस्टम बना। बेल्जियम 1993 से पहले क्या था? यूनिटरी सिस्टम था। क्यों हम उसे यूनिटरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें दोनों थी तब भी, लेकिन तब ना स्टेट गवर्नमेंट के पास रियल पावर्स नहीं थी, डिड नॉट हैव रियल पावर्स। उसको कभी भी कोई डिसीजन लेना होता था तो सेंटर के पास जाना पड़ता था, राइट। तो यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें या तो सिर्फ एक ही तरीके की सरकार होगी, या अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे भी तो एक लेवल जो है सबऑर्डिनेट होगा, मतलब कि नीचे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट। इस केस में फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। फेडरल सिस्टम में एटलीस्ट दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होते ही हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके पास अपनी खुद की पावर होती है, उसे बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मांगनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन और फ्रांस जो है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का आंसर आ गया, और यहाँ पे सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, वही मैं बोलूं, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए जो है फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है, और यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है ब्रिटेन और फ्रांस। ये दो एग्जाम्पल्स याद कर लेना, पेपर में डेफिनेशन आएगी तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बच्चा अभी हम फेडरलिज्म जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म नहीं पढ़ रहे। फेडरलिज्म क्लियर हुआ? ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे एटलीस्ट दो लेवल में पावर को डिवाइड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। अभी डेफिनेशन में आप देख रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, लेकिन पता है ये तो हो गई थ्योरी की बात। जो हम साइंस पढ़ते हैं थ्योरी में, और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वातावरण की कंडीशंस उसमें ऐड हो जाती है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आसपास का पीएच कितना है, ऑल ऑफ दैट, राइट। ये तो मैं आपको नॉर्मल सा एक कैजुअल सा एग्जांपल बता रही हूँ। सिमिलरली फेडरलिज्म के जब तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें तुम ये देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, लेकिन जब फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा होता है ना बच्चा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना जो है धौंक जमा रही होती है। तो इस बात को याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज। चल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पहला फीचर है एटलीस्ट टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। एटलीस्ट टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्टली दुनिया की जो फेडरल कंट्रीज हैं वहां पे सिर्फ दो ही लेवल हैं गवर्नमेंट के। इंडिया एक एक्सेप्शन है, इंडिया में 3 लेवल है गवर्नमेंट के, ठीक है। एटलीस्ट 2 लेवल होने चाहिए, यूनियन और स्टेट। 2 से ज्यादा है तो बढ़िया है, सिर्फ इंडिया में है 2 से ज्यादा, बाकी देशों में ज्यादातर नहीं है। चलो दूसरा, बोथ द लेवल्स ऑफ व्हाट बच्चा? बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट have their own jurisdiction. Have their own jurisdiction. अब jurisdiction का क्या मतलब होता है? jurisdiction का मतलब होता है legal authority. लीगल अथॉरिटी। जैसे एक क्लास में किसकी लीगल अथॉरिटी होती है सबसे ज्यादा? किसका jurisdiction चलता है? क्लास टीचर का चलता है, राइट। घर में किसका चलता है? पेरेंट्स का चलता है। सिमिलरली हर गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर है तो उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी। एनी कंफ्यूजन इन दिस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बच्चा। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो पावर है कि कहां पे कौन रूल करेगा और क्या डिसीजन बनाएगा, ये डिसाइड कौन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी, स्टेट के पास कौन सी पावर होगी। ये कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती बच्चा, कोई मिनिस्टर्स डिसाइड नहीं करते, ये हमारा संविधान डिसाइड करता है। सो दीज पावर्स ऑफ बोथ व्हाट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट are clearly कहां पे मेंशन है? are clearly mentioned in our constitution.
तो अभी तक क्या क्या फीचर पढ़े, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ सरकारें होनी चाहिए, दोनों लेवल के अपने अपने एरियाज होते हैं, अपने अपनी पावर्स होती हैं, और ये जो पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। अब अगर इस पैटर्न को चेंज करना है, किसी कंट्री को अपने फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो वो कैसे होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप चाहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेन गवर्नमेंट है भाई, वो तो यूनियन गवर्नमेंट है, पूरे देश पर राज करती है, क्या वो अपने आप चेंज कर सकती है फेडरल स्ट्रक्चर को? द आंसर इज नो। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ federalism cannot be changed यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब एक कोई सरकार अपने आप नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कल को सारी स्टेट गवर्नमेंट जागी और उन्होंने अपना फेडरलिज्म देश का चेंज कर दिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट जागी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेंटर और स्टेट को मिलकर चेंज करना पड़ेगा, और उसके जो रूल्स होते हैं वो हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, हर फेडरल कंट्री में अलग होंगे। अभी आगे जाएंगे हम, तो इंडिया में फेडरलिज्म कैसे चेंज हो सकता है उसके रूल्स पढ़ेंगे। बट ये बेसिक पॉइंट, अभी तो हम दुनिया के सारे फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद करने हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस, यू कैन लेट मी नो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, जुडिशरी में 3 लेवल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी का काम फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चा? 2 काम होते हैं। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो जुडिशरी समझाएगी। अभी यहाँ पे लिखा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। तो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट उठ के ये नहीं बोल सकती कि भैया ये जो सेंटेंस लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका ना रियल मतलब ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर नहीं है। जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे इंटरप्रेट करने का या उसका मतलब बताने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी में है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। इनफैक्ट अगर फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई आपत्ति आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो भी कौन सुलटाएगा? वो भी आपकी जुडिशरी सुलटाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा, आपको ये पता है कि देश में टैक्सेस होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि देश में अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं। इनकम पे टैक्स लगता है, हाउस पे टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उस पे टैक्स देते हैं, अल्कोहल, टबैको, उस पे भी बहुत सारा टैक्स लगता है। इनफैक्ट जब आप लोन लेते हो, चलो उस पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, दैट्स नॉट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। चलो जीएसटी का एग्जाम्पल लेते हैं। जीएसटी सबने सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी कोई आप सामान बेचते हो या जब भी आप कोई सर्विस बेचते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी बोलते हैं। कभी आप जीएसटी का ब्रेकअप देखना, जीएसटी 2 तरीके का होता है। एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है आपका एसजीएसटी। व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी इज बच्चा सेंट्रल जीएसटी। तो ये वाला जो टैक्स है, जीएसटी एक ही लगता है, एक इंसान पे जीएसटी लग रहा है तो उस पे एक ही जीएसटी लगेगा, लेकिन वो जीएसटी 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है। आधा हिस्सा जाता है उसका सेंटर को, आधा हिस्सा जाता है उसका जिस आप पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो। अगर आप कर्नाटका में हो तो कर्नाटका की स्टेट को जाएगा, हरियाणा में हो तो हरियाणा की स्टेट को जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीजन पे अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगते हैं। कुछ टैक्सेस उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही होती है, कुछ टैक्सेस उनकी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे से स्टेट में वेलफेयर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे से सेंटर में वेलफेयर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो दोनों के पास अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है, अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पावर भी होती है ना। बात यह आती है कि हम करते क्यों हैं,
हम करते क्यों है फेडरलिज्म, ये भी एक फीचर है फेडरलिज्म का। जो जिन जिन देशों ने बच्चा फेडरलिज्म अपनाया है, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल आपका बेल्जियम, बेल्जियम में तो पहले था भी नहीं फेडरलिज्म, उसने जानबूझ के फेडरलिज्म अपनाया। उन्होंने दो कारणों की वजह से अपनाया। एक, वो कंट्री की रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना चाहते थे, अकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी। दूसरा, ओवरऑल कंट्री की यूनिटी को वो इनहांस करना चाहते थे। ठीक है, सो ये दो होता है। बेल्जियम का एग्जांपल लेंगे अगर, तो बेल्जियम में क्या था कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो रही थी। हो सकता है कि वो सिविल वॉर ब्रेकआउट हो जाती वहां पे श्रीलंका की तरह। लेकिन वहां पे फेडरलिज्म को क्यों अपनाया गया? ताकि डच लोगों को बोलने, डच भाषा बोलने वाले लोगों को भी बहुत रिस्पेक्टेड फील हो और साथ में आपका फ्रेंच भाषा बोलने वाले को भी रिस्पेक्टेड फील हो। तो मतलब कि हम फेडरलिज्म मोस्टली इसलिए करते हैं ताकि रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल मतलब कंट्री के अंदर, लोकल लेवल पे, रीजनल मतलब लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग तरीके का कल्चर है, उन सारे कल्चर्स को क्या फील हो? अकोमोडेटेड फील हो, रिस्पेक्टेड फील हो। दूसरा पॉइंट, कंट्री की यूनिटी बढ़े। अगर बेल्जियम में फेडरलिज्म नहीं होता तो क्या होता? धीरे धीरे करके डच बोलने वाले लोगों को और नफरत हो जाती फ्रेंच भाषी लोगों से, फिर दोनों आपस में लड़ने लगते, फिर दंगे होते, फिर कंट्री की इकोनॉमी होल्ड कर जाती, कंट्री में बहुत सारे लोगों की डेथ होती, लड़ाई होती, झगड़ा होता, वो सब कुछ होता, राइट? तो कंट्री में क्या एकता बचती? क्या यूनिटी बचती? बिल्कुल भी नहीं। सो फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक हो गए रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, दूसरा ओवरऑल कंट्री की यूनिटी को इनहैंस करना। और ये काम इतना इजी नहीं होता है बच्चा, ये काम थोड़ा सा तो डिफिकल्ट डेफिनेटली होता ही है और इसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोई आसान नहीं है फेडरलिज्म करना, लेकिन हाँ फेडरलिज्म करना जरूरी जरूर हो जाता है अगर आप देश में यूनिटी बनाए रखना चाहते हो। सो दो चीजें, टू थिंग्स दैट यू नीड फॉर फेडरलिज्म, that you must have in federalism. One is mutual trust and the other is agreement, mutual agreement. मतलब कि मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो, अगर स्टेट को ये नहीं लग रहा कि भैया सेंट्रल मेरा हक नहीं मारेगा, या सेंटर को ये नहीं लग रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा मनमानी नहीं करेगी, तब तक तो फेडरलिज्म चलेगा नहीं। 2-4 दिन चलेगा, फिर क्या है, वो कोलैप्स हो जाएगा, राइट? तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत जरूरी है। दूसरा, अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। सेंटर थोप नहीं सकता कि कल से जो भैया हम फेडरल स्ट्रक्चर करेंगे, यूनिटरी सिस्टम खत्म, नहीं, थोपा थापी नहीं चल सकती। दोनों को सेम पेज पे आना पड़ेगा, दोनों को जो है अग्री करना पड़ेगा कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए। सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास फीचर्स है फेडरलिज्म के कुछ 6 या 7। पहला है एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट, या फिर सेंटर या लोकल, जो बोलना है बोलो। दूसरा, दोनों गवर्नमेंट के पास अपने अपनी पावर्स के एरियाज होते हैं। तीसरा, ये जो कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार डिसीजन लेगी, ये सारी बातें हमारा संविधान बताता है और कोई नहीं बताता है। चौथा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, वो किसी भी देश में कोई एक तरीके की सरकार, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, अपने आप चेंज नहीं कर सकती है बिना दूसरे से पूछे। और फिर पांचवा है कि ये जो कोर्ट्स होते हैं हमारे देश में, डेमोक्रेसी में जो कोर्ट्स होते हैं, वो कोई भी डिस्प्यूट होता है फेडरलिज्म पे तो उसे भी सुलटाते हैं। किसी भी बात पे कंफ्यूजन होता है संविधान में लिखी हुई तो उसे भी वो इंटरप्रेट करके बताते हैं। देन वी हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, पैसों के लिए भी मारामारी नहीं होती। सेंटर भी टैक्सेस लगाती है लोगों पे, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती है। अब हरियाणा की गवर्नमेंट राजस्थान के लोगों पे नहीं लगा सकती टैक्स, राजस्थान की ही गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है? तो स्टेट भी टैक्स लगा रही है, सेंटर भी टैक्स लगा रही है, दोनों के पास अपना अपना पैसा जा रहा है लोगों के वेलफेयर के लिए। सेंटर जो है उस पैसे को बड़ी चीजों के लिए यूज करती है जो सबके लिए हो, जैसे आर्मी के लिए, डिफेंस को जो पैसा जाता है, या फॉरेन अफेयर्स में जो पैसा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट में जो सड़कें बनानी होती है, पुल बनवाने होते हैं, उन सब पे भी काम करती है। एनीवे, डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरलिज्म से। दो चीजें होती हैं, एक तो लोकल लेवल पे जो भी डाइवर्सिटी होती है उन सबको रिस्पेक्टेड फील होता है, दूसरा ओवरऑल कंट्री में जो है एकता ज्यादा बढ़ती है। नाउ फेडरलिज्म भी दो तरीके के होते हैं। अब यार थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है आपको, आप बोलोगे मैम पहले डेमोक्रेसी में बोल रहे हो यूनिटरी सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम होता है, फिर अब बोल रहे हो फेडरल सिस्टम भी दो तरीके का होता है। हाँ भैया होता है, क्या करें, अब डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, ठीक है? थोड़ी टेढ़ी तो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर दो तरीके का देखा जाता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। पूरा साल बीत जाता है, बच्चों को इसका कंफ्यूजन ही बंद नहीं होता। तो अगले 5 मिनट अगर ध्यान से सुन लेंगे, अगले 30 सेकंड ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि लोग भाग भाग के आ रहे हैं बड़ा संगठन बनाने के लिए, इतना तो समझ आता है। कमिंग टुगेदर, लोग अकेले खड़े हुए थे लेकिन लोग भाग भाग के आ रहे हैं बड़ा सा ग्रुप बनाने के लिए। सिंपल लॉजिक।
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि लोग ऑलरेडी ग्रुप बना के खड़े हुए थे, उन्हें समझ आया कि ग्रुप बहुत बड़ा बन गया है, इसके छोटे छोटे और ग्रुप बना देने चाहिए। ये एक इमेज अपने दिमाग में बिठा लो, लोग भाग भाग के आ रहे हैं बड़ा संगठन बनाने के लिए, बड़ा संगठन है और लोग उसमें से जाके छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, राइट। अब समझो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है जब ऑलरेडी देश जो हैं, ऑलरेडी स्टेट्स जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से रह रहे होते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, अपना जुरिस्डिक्शन होता है, सब कुछ उनका अपना चल रहा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यार वी विल बी स्ट्रॉन्गर अगर हम साथ में रहेंगे, तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे, हम ज्यादा बड़ा देश बना पाएंगे, ज्यादा सुपर देश बना पाएंगे अगर हम साथ में आ जाएंगे। तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये वादा करती हैं, ये तय करती हैं कि उन्हें साथ में आके एक बड़े यूनिट की तरह रहना है, तो उसे बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फॉर एग्जांपल यूएसए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की ऐसी स्टेट्स जो यूनाइटेड होके रहना चाह रही है, जो एक साथ आके रहना चाह रही है, राइट। चाहे तो वो अलग अलग भी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पे विश्वास करके ऐसा डिसाइड किया कि हमें साथ में रहना है ना। सो जब इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आके बड़ा यूनिट बनाती है, बड़ा संगठन बनाती है, तो उसे बोलते हो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इन सारी स्टेट्स के अपने पास क्या थे? अपनी खुद की क्या थी? सोवेरेनिटी थी। सोवेरेनिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना भैया। यूएसए में जो भी स्टेट्स आती हैं, वो जब यूएसए का पार्ट नहीं था तब भी तो वहां पे पॉलिटिक्स चल रही थी, तब भी तो वहां पे डिसीजन लिए ही जा रहे थे, राइट। तो उन सारी स्टेट्स की अपनी खुद की पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, खुद की सिक्योरिटी थी, खुद का जुरिस्डिक्शन था, सब कुछ था, लेकिन वो आके एक दूसरे के साथ अपनी सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि जो बड़ा यूनिट बने वो काफी स्ट्रांग बने। रुको मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लो ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, अभी तो मेरे पास दो ही एग्जाम्पल है। अच्छा रुको, मान लो ये मेरे पास 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। अब इस स्टेट की भी अपनी सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, जुरिस्डिक्शन है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। अब ये एक अगर अकेला खड़ा रहेगा तो ये थोड़ा सा कमजोर होगा, राइट, ये कमजोर होगा। लेकिन अगर इनमें चारों को एक साथ करके एक बड़ा यूनिट कर दूं, इनकी सिक्योरिटी भी मिक्स हो गई है, इनकी ताकत भी मिक्स हो गई है, जुरिस्डिक्शन भी मिक्स हो गया है, तो अब इसको दबाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये बड़ा यूनिट बन गया है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, कि हम और बड़ा देश बने, हम और स्ट्रांग बने और सुपर पावर बने। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, लेकिन इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। इसके अंदर मान लो ये यूएसए है, यूएसए के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स हैं, तो सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। अगेन थ्योरी की बात हो रही है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो इस बात को याद रखें। एनीवे एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड में भी यही कॉन्सेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हमारे देश के ऊपर, हमारे देश और हमारे देश जैसे देश जिन्हें बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया, आप खुद सोचो, मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट एरिया वाइज भी इंडिया क्या है? 7वें नंबर पे आता है। एरिया में भी हम 7वें नंबर पे है, मतलब कि हम बहुत विशाल देश हैं और साथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो इतना बड़ा देश जब बना था तब उसे नहीं लगा था यार कि हमें ना फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में बनाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आया। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यार हमारे देश में डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में इतनी ज्यादा भिन्नता हो जाएगी, इतना ज्यादा अलगाव हो जाएगा कि कभी हमें पावर को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ कंट्रीज होते हैं जो फोर्स ही नहीं कर पाते हैं, जो फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, और उन्हें लगता है कि यार ऐसा जैसा देश चल रहा है वैसा देश चल जाएगा यूनिटरी सिस्टम में, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, हमें अब पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। तो उन देशों को बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब एक बड़ा कंट्री, अब बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया नहीं बच्चा, क्योंकि बेल्जियम तो बहुत छोटा है एरिया वाइज, लेकिन बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, राइट। सो जब एक बड़ा कंट्री डिसाइड करता है कि पावर को डिफरेंट स्टेट के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करने से कंट्री में ज्यादा पीस आएगा, कम कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास हमेशा थोड़ी सी ज्यादा पावर रह जाती है, क्योंकि पहले तो क्या है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को, होल्डिंग टुगेदर फेडरल स्ट्रक्चर को अपना के थोड़ी थोड़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, फिर भी उसके पास थोड़ी सी रह जाती है। तो ये इसमें नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है अनइक्वल पावर बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और ऐसा देखा गया है कि होल्डिंग टुगेदर टाइप के फेडरेशन में सारी स्टेट्स में भी इक्वल पावर नहीं होती, कुछ स्टेट्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है, कुछ स्टेट्स होते हैं उनके पास थोड़ी सी कम पावर होती है। अभी इंडिया का एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स का हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है इसका SIB का मतलब है स्पेन, इंडिया और बेल्जियम। यहाँ पे एग्जाम्पल है USA यानी कि साउ SIB, 2 वर्ड्स याद रख लो।
चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इज इंडिया फेडरल और नॉट, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव 30 सेकेंड्स, ट्राई एंड आंसर इट। चलो 45 दे देती हूँ, ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा हट जाती हूँ यहाँ से, यहाँ जाती हूँ। वेरी नाइस, द राइट आंसर इज, कमेंट्स में बताऊं कि अभी बता दूं? चलो अभी बता देती हूँ, ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंडिया फेडरल, ये क्वेश्चन जो है पेपर में 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है फेडरल वर्ड, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन हमारी हरकतें देखोगे ना, हमारी डेमोक्रेसी देखोगे और हमारी हिस्ट्री देखोगे तो यकीन हो जाएगा कि डेफिनेटली फेडरल ही है इंडिया। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, बिफोर 1947 हमारे देश में 2 तरीके की स्टेट्स हुआ करती थी। एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स और एक होती थी प्रोविंशियल स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में क्या होते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ठीक है। वैसे तो उन्होंने राजा महाराजा बैठा रखे थे, लेकिन वो इंडिया की राजा महाराजा से साठ गांठ कर ली थी कि देखो भाई इससे पहले हम तुम्हें गद्दी से हटाएं और पूरा तुम्हारा राज्य जो है कब्जे करें, इससे अच्छा है कि तुम गद्दी पे बैठे रहो, अपनी ये जो खोखली शान है उसे बरकरार रखो, लेकिन हक तो हमारा ही चलेगा, मर्जी तो हमारी चलेगी। तो प्रिंसली स्टेट्स में क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बैठे वहां पे हेड बन के प्रिंसेस हुआ करते थे, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो कहीं पे हो। लेकिन प्रोविंशियल स्टेट्स में क्या होता था कि डायरेक्ट कंट्रोल होता था। क्या होता था, डायरेक्ट कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स का। अब देखो गूगली ये है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब हम आजाद हुए ना तो ब्रिटिशर्स हमें इसका कंट्रोल तो देके चले गए, उन्होंने बोला भाई ये तो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में था, ये तुम ले लो। जितनी प्रोविंशियल स्टेट है, 8 प्रोविंशियल स्टेट्स थी हमारे पास, सिर्फ 8, राइट, वो देके चले गए। अब प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना छोड़ गए हमारे लीडर्स के ऊपर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू है, चाहे वो महात्मा गांधी है, जो उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने बोला अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तुम देखो कि तुम प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडिया का हिस्सा बनाओगे। तो हमें बहुत टाइम लग गया प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा बनाने में। इसीलिए आप देखोगे जब भी आप संविधान पढ़ोगे तो इंडिया को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला जाता है इंडिया को? यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स ने डिसाइड किया था हाँ भैया हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाएंगे कि आओ भाई सब मिलके भारत बनाए, नहीं नहीं, इन्हें कन्विंस करना पड़ा था। तभी इंडिया का जो फेडरेशन है वो कमिंग टुगेदर नहीं है, वो होल्डिंग टुगेदर है। तो इंडिया के संविधान में इंडिया को इस तरीके से हम एड्रेस करते हैं, हम इंडिया को हमेशा बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो जब 1947 में हम आजाद हुए, राइट, 1947 में जब हम आजाद हुए, चलो 1947 में नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, more appropriate would be before 1990s। 1990 के दशक से पहले इंडिया में जो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, सेंटर और स्टेट, राइट। आफ्टर 1990s, या आफ्टर 1990s भी नहीं बोलेंगे, इन 90s बोलेंगे। उन्नीस सौ 90 के दशक में इंडिया में कितनी तरीके की गवर्नमेंट होने लग गई? सेंटर, स्टेट और साथ में लोकल गवर्नमेंट। और लोकल में भी 2 तरीके की हो गई, मतलब कि गांव है तो अलग और शहर है तो अलग, राइट।
सो 1990 से पहले भी हम फेडरल थे, लेकिन हमारा फेडरलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं था, हमारे पास सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, थे तो फेडरल, लेकिन 1990 के दशक में हमने जाना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो चेंज हुआ था, उसका नंबर है 73rd एंड 74th, अगेन जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद हमने डिसाइड किया कि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट डालेंगे। लोकल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि गांव वाली जो लोकल गवर्नमेंट है वो ऊपर है, शहरों वाली की जो नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल गवर्नमेंट थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो थर्ड लेवल डिपेंड करता है कि अगर वो थर्ड लेवल गांव में है तो उसे अर्बन रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला जाएगा, अगर वो शहर में है तो उसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला जाएगा। बट लेवल हमारे पास कितने हैं सरकार के? 3। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती थी कि प्रोविंशियल स्टेट्स क्या होते थे और 1990 से पहले क्या होता था और उसके बाद क्या होता था। अभी करंट की बात करें तो क्या हम इंडिया को बोल सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर? बिल्कुल बोल सकते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया, हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास जो भी हमने पढ़ा था ना, दूसरा फीचर क्या था फेडरलिज्म का? दूसरा फीचर क्या था कि अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के एरियाज होंगे, अलग अलग लीगल अथॉरिटी के एरियाज होंगे। तो क्या हमारे पास है? बिल्कुल है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट होती है बच्चा, 3 तरीके की लिस्ट। ये लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट क्या है? दीज लिस्ट कंटेन the areas of jurisdiction। किसका मालिकाना हक होगा किस चीज पे, ये लिस्ट हमें ये बताती है। तो यूनियन लिस्ट होती है बच्चा, यूनियन लिस्ट हैज एरियाज वेयर यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर। जिन चीजों पे यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, उसे आप बोल दोगे यूनियन लिस्ट का पार्ट। इस पे डिसीजन कौन बनाता है? डिसीजंस आर मेड बाय ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, यूनियन गवर्नमेंट बोलो, एक ही बात है, राइट? अब खुद ही सोचो, एक पूरे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है, जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। लोकसभा और हमारी राज्यसभा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी स्टेट के लिए डिसीजन लेंगे या पूरे देश के लिए डिसीजन लेंगे? ऑब्वियसली पूरे देश के लिए डिसीजन लेंगे। तो ये उन चीजों पे मोस्टली यूनियन लिस्ट में वो वाली चीजें आती है बच्चा जो पूरे देश के लिए सेम रहती हैं। इट कंटेन्स areas which are uniform for the whole nation। पूरे देश के लिए जो चीजें सेम रहती हैं उन चीजों को इसमें कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्मी, फॉर एग्जाम्पल हमारा पैसा, फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंकिंग करने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉरेन अफेयर, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन की है। फॉरेन अफेयर क्या होता है बच्चा? इंडिया बाकी देशों से कैसा व्यवहार रखेगा उसे फॉरेन अफेयर बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली बोलता है कि चलो भाई हम जो अपने पड़ोसी देशों से बात नहीं करेंगे, और केरला बोलता है लेकिन तुम मत करो हम तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश की एक ही फॉरेन पॉलिसी होती है, तो फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट का पार्ट है। करेंसी ऐसा तो नहीं है कि केरला में यूरो चलता है और हरियाणा में डॉलर चलता है, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश में रुपया चलता है, तो करेंसी भी इसका पार्ट है। बैंकिंग सिस्टम, वैसे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट बैंक्स होते हैं, कर्नाटका का अलग है, पंजाब का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल, लेकिन बैंकिंग सिस्टम, बैंक चलेंगे कैसे, वो तो पूरे देश में सेम ही रहता है। देन आर्मी, हमारी एक ही आर्मी है, हर स्टेट की कोई अपनी अपनी आर्मी तो नहीं है। हाँ, पूरे देश की एक ही आर्मी है, चाहे वो केरला के लिए हो, मणिपुर के लिए हो, हरियाणा के लिए हो, किसी के लिए हो, राइट? सो दीज टॉपिक्स आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। नाउ ऑन द अदर हैंड स्टेट लिस्ट होती है बच्चा, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर क्या किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सो दिस कंटेन्स दी सब्जेक्ट्स, एरियाज बोलो सब्जेक्ट्स बोलो एक ही बात है, दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इन। डिसीजन कौन बनाता है? अब क्या है कॉन्सेप्ट? स्टेट लिस्ट हमने बनाई ही क्यों?
और सारी स्टेट लिस्ट में ऐसी चीजें क्यों आती है जो स्टेट में अलग अलग हो, क्योंकि भैया पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई स्टेट है जिसके पास ज्यादा एरिया, राजस्थान देख रहे हो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, गोवा देख रहे हो छोटा सा है, यूपी देख रहे हो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, राइट। और बाकी सिक्किम विक्किम में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सो हर स्टेट में एक तरीके की पॉपुलेशन, एक तरीके का एरिया, एक तरीके का क्लाइमेट, एक तरीके की मिट्टी, एक तरीके की नदियां नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हर स्टेट में डिफरेंट होती हैं, उन चीजों को हम स्टेट लिस्ट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, अब हर जगह पे अगर एक जैसी पॉपुलेशन होगी, एक ही लेवल की पॉपुलेशन होगी, तो इक्वल नंबर ऑफ पुलिस वाले होंगे हर स्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। हर जगह पे पुलिस स्टेशन का नंबर अलग होता है, पुलिस पीपल का नंबर अलग होता है, राइट। सो पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। वाई, तुम देखते हो हरियाणा पुलिस अलग है, मध्य प्रदेश पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है। वाई? बिकॉज पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। नाउ ट्रेड, कई चीजें होती है जो किसी स्टेट में सस्ती मिलती है, कई चीजें होती है बाकी स्टेट्स में वो महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग, सामान को बेचना और खरीदना, कितने में बिकेगा, कितने में खरीदा जाएगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो हर स्टेट में वो अलग अलग होता है। कॉमर्स भी ट्रेड का ही पार्ट है, डोंट गेट कंफ्यूज। एग्रीकल्चर, वाई एग्रीकल्चर? बिकॉज अगेन हर जगह की मिट्टी, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, तो एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। इरिगेशन मतलब खेतों में आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। पानी कहां से दोगे? नदियों में से दोगे, कनाल में से दोगे, लेक में से दोगे, राइट। तो हर जगह पानी की क्वांटिटी सेम नहीं है, तो इसलिए इरिगेशन भी किस में आता है? स्टेट लिस्ट। नाउ इन दोनों लिस्ट के अलावा, सेंटर और स्टेट के अलावा एक और लिस्ट होती है हमारे संविधान में, जिसे बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोला जाता है बच्चा? कॉनकरेंट मतलब कौन इस पे करंट लगाएगा? नो, आई एम किडिंग। बट कॉनकरेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन हम डिसाइड करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। सो जूरिसडिक्शन किसका होता है बच्चा? इस पे लीगल अथॉरिटी किसकी होती है? बोथ सेंटर एंड स्टेट। मान लो राजस्थान की बात करते हैं। मान लो राजस्थान में अडॉप्शन के ऊपर कोई केस आया, अडॉप्शन के ऊपर। अब उसमें राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। मान लो राजस्थान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया एक्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के अडॉप्शन वाले केस पे डिसीजन लिया वाई। तो इस केस में क्या होगा? राजस्थान की सरकार वाला डिसीजन चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। इसीलिए मैं बोल रही थी इंडिया क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट को जितनी मर्जी पावर दे दो, सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर हमेशा होती है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में बना तो डिसीजन दोनों दे सकते हैं, स्टेट भी सेंटर भी। अच्छा, किसी और की स्टेट में कोई और स्टेट दखल नहीं दे सकती। मान लो अडॉप्शन का मामला राजस्थान गवर्नमेंट का है, राजस्थान के अंदर हो रहा है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसी पे डिसीजन लेगी। इसमें मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं बोलेगी लेकिन हमें तो लगता है कि डिसीजन एक्स ही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें से वहां की स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर, ठीक है। सो वो वाले एरियाज आते हैं इसमें। मोस्टली शादी ब्याह से रिलेटेड जो एरियाज हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि एजुकेशन, बच्चे होंगे तभी तो पढ़ाने भेजोगे ना उन्हें, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, साथ में फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियन भी इसमें आता है। सो बोथ ऑफ देम हैव द पावर टू टेक डिसीजन, सेंटर एंड स्टेट। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है। अब इसके अलावा थोड़े से कुछ और चीजें होती है बच्चा इसके ना स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्री पीडीएफ शुभम पाठक चैनल पे, शुभम पाठक जो हमारा चैनल है, इसकी सारी वीडियोस में तुम्हें फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं। तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक मिल जाएगा। एनीवे, इसके अलावा एक और पोर्टली होती है सब्जेक्ट्स की, जिसे बोला जाता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। नाउ द सब्जेक्ट्स, हाउ विल यू डिफाइन इट? द सब्जेक्ट्स दैट आर not a part of center, state or concurrent list are termed as रेजिडुअरी सब्जेक्ट, RS। ठीक है। अब कुछ ऐसी
चीजें भैया, कुछ ऐसी एरियाज हैं जो हमें पता ही नहीं था कि आगे हमारे देश में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे इंटरनेट होगा कि नहीं, साइबर बुलिंग होगी नहीं, आईटी टेक्नोलॉजी आएगी नहीं, ये सब हमें नहीं पता था 1947 में जब हम संविधान बना रहे थे और ये लिस्ट बना रहे थे, राइट। सो हमने उन चीजों को तब नहीं जाना, लेकिन बाद में जैसे जैसे एक डेमोक्रेसी में वो मुद्दे आते गए, वो एरियाज आते गए, क्या पता आगे और सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन एरियाज का भी तो जुरिसडिक्शन डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उन एरियाज को हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की तरह मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो 3 लिस्ट अलग चलती है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स अलग चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मोस्टली इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाली चीजें आती है बच्चा, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो साइबर बुलिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है। तो ये सारी चीजों पे किसका हक है? इस पे हक है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई ना ज्यादा पावर, सेंटर पे भी, यूनियन लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट हक जमा रही है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई राडा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना रही है। तो फिर क्या बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर ऑलरेडी है। नाउ इंडिया फेडरलिज्म, अब इंडिया को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों बोलते हैं, उसका आंसर आपको इन 2 पॉइंट्स में मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्लियरली ज्यादा पावर है, तो हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन तो नहीं है। दूसरा रीजन होगा बच्चा कि हमारे यहाँ सारी स्टेट्स में भी इक्वल पावर नहीं है। जैसे पहले कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, कश्मीर में जो है आप अगर कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो तो आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, है ना। कश्मीर में थोड़ा सा अलग माहौल चलता था, लेकिन कश्मीर को तो अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इंडिया का बाकी स्टेट्स की तरह बाकी राइट्स दे दिए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहां का कल्चर इतना डिफरेंट है, वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां का फ्लोरा और फौना इतना डिफरेंस है, वहां का लैंड इतना डिफरेंट है कि हम उसे आर्टिकल 371 के अंडर, हमारे संविधान के आर्टिकल 371 के अंदर थोड़ी सी स्पेशल पावर देते हैं। अब ये स्पेशल पावर बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन लोगों के पास नहीं है, इन स्टेट्स के पास नहीं है। ये स्पेशल पावर किनके पास है? जिनको आर्टिकल 371 रेकग्नाइज करता है एज स्पेशल स्टेट्स, राइट। अब यहाँ पे मोस्टली इन पावर्स में क्या आता है कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो तो आप यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। इसके ऊपर भी लॉजिक है, वहां पे इतना अच्छा फ्लोरा एंड फौना है, अगर वहां पे हम ये सारी चीजें नहीं रखेंगे तो इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, वहां पे जाके प्रॉपर्टी खरीद के इंडस्ट्री लगा लेगा। वो तो इंडस्ट्री लगा लेंगे, लेकिन वहां के जंगलों का क्या होगा, वहां के एनिमल्स का क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारे रीजन की वजह से, इन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से हमने वहां पे आर्टिकल 371 लगा रखा है। वहां की इंडिजिनस कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं जो बाकी स्टेट्स के लोगों के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है यूनियन टेरिटरीज का। किसका बच्चा? यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे देश में एक तो होता है सेंटर, एक होता है स्टेट, है ना। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, वो है यूनियन टेरिटरी का। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना। तो ये यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं बच्चा? ये वो वाले एरियाज है, ध्यान से सुनना, ये वो वाले एरियाज हैं जो इतने बड़े नहीं है कि इन्हें स्टेट बोल दो, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है, छोटे इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड छोटे इन टर्म्स ऑफ लोकल डाइवर्सिटी। तो इतने छोटे भी नहीं है कि उन्हें तुम एक शहर बोलो, तो उन्हें हम एक स्पेशल दर्जा देते हैं हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, और उन्हें हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पे कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे स्पेशल पावर होती है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, 4 साल से एसएसटी पढ़ा रही हूँ, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन भी पता है कि मैम दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, फिर दिल्ली के अपने चीफ मिनिस्टर क्यों होते हैं? भैया कुछ यूनियन टेरिटरी है, ध्यान से सुनो, कुछ यूनियन टेरिटरी है जैसे कि दिल्ली, वो इतनी खतरनाक तरीके से हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। सोचो पूरे देश की कैपिटल है वो, तो इतने खतरनाक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हमने थोड़ी, और वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी होते हुए भी उसकी पॉपुलेशन कई स्टेट से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वहां पे हमने थोड़े से स्पेशल तरीके से वहां के अपने चीफ मिनिस्टर और ये वो पोजीशंस बना रखी हैं। लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरीज में मोस्टली ऐसा नहीं होता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर मिलती है जुरिसडिक्शन की। तो ये दोनों पॉइंट क्या दर्शाते हैं? ये दोनों पॉइंट दर्शाते हैं कि हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब मैं बता रही थी ना कि इंडिया में अगर बेसिक फेडरलिज्म को चेंज करना है तो कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, आ गया है वो टाइम। तो अगर अपने देश के बेसिक फेडरलिज्म को चेंज करना है तो वी हैव टू फॉलो 2 स्टेप्स विदाउट स्किपिंग। इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं कर सकते हम। पहला स्टेप है बच्चा, बोथ द हाउसेस
ठीक है, पहला स्टेप है कि जो हमारे दो घर हैं पार्लियामेंट के, कौन से है वो दो घर, एक तो है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा, तो उन दोनों घरों के अंदर, उन दोनों हाउसेस के अंदर जो भी हम बिल है, बिल का मतलब होता है जब भी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने के लिए या नई ऐड करने के लिए प्रेजेंट होती है ना, तो जब तक वो पास नहीं होती है उसे बिल बोला जाता है, जब वो एक बार पास हो जाती है तो उसे एक्ट बोल दिया जाता है बच्चा, ठीक है, एक्ट बोल दिया जाता है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है। तो जो भी हम चेंज चाह रहे हैं फेडरलिज्म में, मान लो वो फेडरलिज्म का जो बिल है वो दोनों घरों की मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के बाद स्टेप नंबर 1 पूरा होगा कहीं जाके। फिर आएंगे हम स्टेप नंबर 2 पे, एटलीस्ट अब ऐसा नहीं है कि स्टेप नंबर 2 को हम पहले कर सकते हैं या स्टेप नंबर 1 को हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 पहले ही होगा फिर स्टेप नंबर 2 होगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हमारे देश में उस वक्त जितनी स्टेट्स होंगी, क्योंकि स्टेट्स का नंबर हमारे देश में हमेशा बदलता रहा है, करंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं बच्चा। अब जिन लोगों को लग रहा है नहीं मैम 29 है, प्लीज गूगल कर लीजिए, गेट योर फैक्ट स्ट्रेट। हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। जो भी नंबर ऑफ स्टेट होगा उस वक्त जब ये बिल प्रपोज हुआ है, तब उसमें से एटलीस्ट आधी स्टेट्स को इस बिल के लिए रजामंदी देनी पड़ेगी। स्टेट्स कैसे रजामंदी देगी, स्टेट्स में होती है विधानसभा, तो विधानसभा को एटलीस्ट 50% ऑफ द विधानसभा को पास करना पड़ेगा बिल को। जब ये दोनों स्टेप पूरे हो जाएंगे तभी जाके फेडरल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा, वरना फेडरल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लो आप बच्चा। क्वेश्चन है आपका ये, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट आंसर यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलो, अब जुडिशरी का क्या रोल है? पहला तो जुडिशरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा है वो देखे, वो ये देखे कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा टांग तो नहीं है राड़ी, वो ये देखे कहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने काम जो है सेंटर पे तो नहीं थोप रहा है, ये सारी चीजें जुडिशरी ओवरसी करता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर पे कोई राडा हो गया, कोई लड़ाई हो गई भाई, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा हो गया, वो भी कौन सुलझाएगा? जुडिशरी सुलझाएगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेंटर और स्टेट के पास अपने अपने पैसे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे, अपने टैक्सेस लगाती है लोगों पे, और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके के टैक्स लगाती है लोगों पे। टैक्सेस से जो पैसा आता है वही पैसा यूटिलाइज किया जाता है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ऐसा नहीं है दोनों को आपस में मिल के पैसा डिवाइड करना पड़ता है, दोनों के पास अपने अलग अलग टैक्सेस होते हैं जिससे वो लोगों से पैसा वसूलती है और वो लोगों का वेलफेयर करती है। तभी आपने सुना होगा जब भी आपके पापा मम्मी गुस्सा होते हैं वो बोलते होंगे सरकार हमसे इतना पैसा लेती है पर हमारे लिए करती ही क्या है। वो सेंटेंस कहां से आता है? क्योंकि हम लोग अपनी सैलरी में से बहुत सारा टैक्स देते हैं बच्चा, कुछ टैक्स सेंटर को जाता है कुछ स्टेट को जाता है। तो हम बिल्कुल डेमोक्रेसी में ये बात बोलने के लिए एलिजिबल है कि हमारे पैसे से हमारा क्या भला किया जा रहा है। इसीलिए डेमोक्रेसी में आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि इनफैक्ट ये जो पैसा जा रहा है सरकार के पास हमारे ही भले के लिए जा रहा है और हमारा ही पैसा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा कि इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। ये हमारे संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है, अभी मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि हम फेडरल कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी डेमोक्रेसी की जो ये हरकतें हैं वो देखोगे तो पता चलेगा फेडरल है। तो वो हरकतों को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिस है, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस भी देखोगे अगर हमारी डेमोक्रेसी की तो तुम्हें समझ आएगा कि हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे देश में हुआ था जिसने प्रूव किया कि हम डेफिनेटली फेडरल है, उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ व्हाट आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स? द स्टेट्स दैट हैव बीन formed or reformed on the basis of language are known as लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यानी कि ऐसी स्टेट्स जिनका बर्थ ही हुआ है लैंग्वेज के आधार पे, या फिर उनका नाम बदला गया है या उनका एरिया बदला गया है, कुछ भी हुआ है उनके साथ, कोई भी छेड़खानी कोई भी बदलाव, या उनका बर्थ ही हुआ है लैंग्वेज के आधार पे, तो उन्हें बोला जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 से लेके 2019 तक a lot of linguistic states have been formed. A lot of linguistic states have been formed. LS का मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनी है, कभी उनका नाम भी चेंज हुआ है, रीनेम भी हुई है बच्चा, कभी वो उनका बर्थ भी हुआ है,
कभी उनका डिवीजन भी हुआ है। तो तीनों ही चीजें हुई है। फॉर एग्जाम्पल 2014 की बात करते हैं। 2014 में से 2014 में आंध्र प्रदेश में से एक हिस्सा निकाल के हमने उसे क्या नाम दे दिया, तेलंगाना नाम दे दिया, राइट। तो तेलंगाना का बर्थ 2014 पे किस तरीके से हुआ था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पे हुआ था। अब आप सोचोगे मैम अगर हम भाषा के नाम पे देश का बंटवारा कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है, देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा हमारा इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट। You are very right in your fear actually। जब हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना भी रहे थे तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे या जो स्टेट के मिनिस्टर्स थे उन्हें लग रहा था कि यार लैंग्वेज के आधार पे हम बंटवारा कर रहे हैं, कहीं देश में खंडन तो नहीं आ जाएगा, देश कहीं टूट के बिखर तो नहीं जाएगा। बट हमारा ये डर दूर हो गया, क्योंकि जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई है, नागालैंड बनी है, बिहार में से झारखंड निकला है, यूपी में से उत्तराखंड निकला है, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ। तो जब भी हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई है बच्चा, तब हमारी डेमोक्रेसी क्या हुई है, और स्ट्रेंथन हुई है। हमने ये देखा है दैट इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन्स, इंक्रीजेस द यूनिटी। हमने देखा है कि देश की यूनिटी में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि कमी नहीं आई है। हमने देखा है कि और मैनेजेबल हो गई है, मैनेजेबल हो गई है डेमोक्रेसी। पहले होता क्या है कि अगर बहुत बड़ा घर है जिसमें सारे लोग लड़ रहे हैं, हमेशा लड़े जा रहे हैं क्योंकि आपस में बहुत झगड़े होते हैं, तो उस घर में ज्यादा शांति होगी, या दो घर आमने सामने हैं और दोनों लोग खुशी खुशी रहते हैं, उस घर में ज्यादा शांति होगी, ऑब्वियसली दूसरे वाले में होगी। सो मैनेजेबल हो गई है डेमोक्रेसी। पहले जब लिंग्विस्टिक आधार पे हम स्टेट्स का बंटवारा नहीं करते थे तो लोगों में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ही ज्यादा दंगे होने की सिचुएशन बनती थी, लेकिन डेमोक्रेसी मैनेजेबल हो गई, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो गई और लोगों की यूनिटी बढ़ गई और लोगों को ज्यादा रिस्पेक्टेड फील हुआ। तो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स करने का, जो 1947 से हमने चालू कर दिया था, वो जब हमने किया है वो देश की डेमोक्रेसी के लिए क्या साबित हुआ है, सक्सेसफुल साबित हुआ है। चलो दूसरा है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड हमारे देश में क्या क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं। इसमें हमें ना 3 चीजें पढ़नी है। अब ध्यान से सुनना, कई लोगों के पेरेंट्स, कई लोगों के रिश्तेदार उन्हें बोलेंगे तुम्हारी टीचर ने गलत पढ़ाया, लेकिन हमारी टीचर हमें क्या पढ़ा रही है, जो एनसीईआरटी में लिखा है और संविधान में लिखा है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे नहीं है। सो पहली बात यह है कि हमारे देश में, ओहो कई लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है, हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब होता है बच्चा, जब भी सरकार को कोई मैसेज देना होगा अपने लोगों को, या कोई नोटिस निकलेगा, या कोई प्रोग्राम बनेगा, कोई पॉलिसी बनेगी, तो वो इन 2 भाषाओं में तो एटलीस्ट पब्लिश होती ही होती है। तो हमारे पास 2 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। तो 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी नेशनल लैंग्वेज बोला मैंने, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज हमारे पास कोई भी नहीं है। कई लोगों को लगता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राइट। दूसरा, स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है, सॉरी तीसरा, स्टेट्स हैव द अथॉरिटी टू हैव देयर own official language also। हमारी इंडियन स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है। भाई हम हर स्टेट से तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहां के लोगों को इंग्लिश आए और हिंदी आए, दोनों में से कोई एक भाषा आए, राइट। इसीलिए हमारे इंडियन स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी ऑफिशियल भाषा कोई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कर्नाटका की क्या है, कन्नड़ा है, राइट। तो लेकिन ऑफिशियल भाषा हिंदी और इंग्लिश तो रहेगी, साथ में आप कन्नड़ा भी रख सकते हैं अपने स्टेट में। इनफैक्ट आपको पता है हर स्टेट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अपना झंडा भी रख सकते हैं, ये भी कई लोगों को नहीं पता होता। बट एनीवे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तिरंगे को डिमीन कर रहे हैं। तिरंगा हमारा तिरंगा ही रहेगा, वो हमारे इंडियन होने की पहचान है। पर अगर आप अपनी स्टेट में अपना कोई स्टेट का झंडा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एनीवे, अब आती है बात, चौथा पॉइंट है कि शेड्यूल्ड भाषाएं क्या होती है। अब वैसे तो हमारे देश में हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। भोजपुरी भी बोलोगे ना तो हर 10 किलोमीटर पे भोजपुरी का लहजा भी चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन हम सारी भाषाओं को, तो कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम इन टोटल 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस देते हैं। क्या देते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस। अभी कई बहुत ओवर स्मार्ट बच्चों को लग रहा होगा मैम एनसीईआरटी में 21 लिखा है, आप 22 कैसे कह रहे हो।
बुद्धू बच्चा पार्टी, उस 21 के आगे लिखा है बिसाइड्स 21 लैंग्वेज। बिसाइड्स का मतलब इन टोटल, हिंदी को लेके हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, जिसमें उर्दू भी आती है, संस्कृत भी आती है, उड़िया भी आती है, बंगाली भी आती है और हिंदी भी आती है, बहुत सारी भाषाएं आती है, राइट। सो वी हैव 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अच्छा, एक और बात, अगर आप किसी पब्लिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी पब्लिक एग्जाम का कोई पेपर दे रहे हो, तो आपके पास पूरी छूट होती है कि इन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो अपना पेपर देने के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही देना पड़े या इंग्लिश में ही देना पड़े, राइट। तो ये भी कितनी अच्छी छूट है। तो ये सारी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी का आधार है। अब इसमें एक चेंज ये हुआ था कि 1964 और 65 के बीच में हमने एक बार ऐसा सोचा था कि यार हमने इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा क्यों रखा हुआ है, सिर्फ हिंदी को रहने देते हैं ना, सिर्फ हिंदी ठीक तो है। लेकिन हमें तुरंत समझ आ गया कि ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चा हिंदी हमारे देश में सिर्फ 40% लोगों को आती है, बाकी 60% लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो क्या वो 60% जो मेजॉरिटी में है, क्या उन 60% के साथ हम ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, गलत था। तो हमने 1964 में एक बार ट्राई किया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज हटा देते, सिर्फ हिंदी को रहने देते। तो जो सदर्न इंडिया की स्टेट थी हमारी, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो भी हमारी सदर्न स्टेट्स है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली सदर्न इंडिया के लोगों को हिंदी ना बोलनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है। कुछ लोगों को आती है, सब लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इनफैक्ट तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट थी जहां पे प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट भी हो गया था। तो एक ही साल के अंदर हमने फिर से रिवर्स कर दी अपनी लैंग्वेज पॉलिसी, और करंटली हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 2 है, हिंदी और इंग्लिश। पहले भी 2 ही थी, एक साल के लिए हमने बदली थी। हमें उसका जो डिसीजन का रिजल्ट है दिख गया था, लोगों को पसंद नहीं आया, हमने फिर से क्या कर दिया, पॉलिसी को चेंज करके 2 ऑफिशियल भाषाएं बना दी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। अब देखो, श्रीलंका में नहीं किया गया था। श्रीलंका में क्या किया गया था, सिन्हालीज भाषा को ही बार बार प्रमोट कर रहे थे, तमिल भाषा को नहीं किया था। ऐसी गलती हम अपने देश में नहीं करना चाहते ना, इसलिए हमने कभी भी हिंदी को नेशनल भाषा नहीं बनाया। इनफैक्ट कोई नेशनल भाषा बनाया ही नहीं। चलो, अब आते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशन पे। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे पहली बात तो ये बताओ कि क्या हमारा देश 1947 में भी फेडरल था? हाँ जी भाई, 1990 से पहले भी फेडरल था, बस फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग 1990s के बाद हुआ है। सो हम 2 तरीके से रिवाइज करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। एक है बिफोर 1990s, उन्नीस सौ 1990 से पहले क्या होता था ना, एक ही पार्टी हुआ करती थी जो पूरे देश में मैक्सिमम नंबर से फेमस हुआ करती थी, क्योंकि वही पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमें आजादी एक तरीके से दिलाई थी, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गांधी जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस ही अच्छे से कैरी आउट करती थी। तो वो पूरे देश में फेमस हो गई थी और पूरे देश में उसके लीडर्स भी फेमस हो गए थे। तो जब भी इलेक्शन होते थे सेंटर में या स्टेट में, तो मोस्टली कौन जीता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। बाई चांस अगर किसी स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जीतती थी, तो उसने अपने हाथ में इतनी पावर इकट्ठी कर ली थी कि वो उस जगह पे, उस स्टेट में इलेक्शन दोबारा से करवाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि 1990 के दशक से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू मिसयूज द पावर। क्या करती थी? पावर को मिसयूज करती थी। वो क्या करती थी? स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करती थी, डोमिनेटेड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप डोमिनेट कर रहे हो फेडरल स्ट्रक्चर में, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्या होता था? डिमीन किया जाता था। डिमीन मतलब फेडरल सिस्टम को क्या कर रहे थे आप? डिमीन कर रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, राइट।
लेकिन 1990 आते आते हमने किसी ने प्लान नहीं किया ये देश में, लेकिन हमने देखा, देखो मार्केट में अगर एक चॉकलेट मिल रही है, एक आइसक्रीम मिल रही है, तो सभी लोगों को वही खानी पड़ेगी। वनीला आइसक्रीम मिल रही है, भाई आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, आइसक्रीम खाने का मन है तो वनीला ही खानी पड़ेगी। अगर किसी शादी में गए हो, मान लो सिर्फ वनीला आइसक्रीम है, तो वही खानी पड़ेगी। लेकिन अगर वनीला भी है, बटरस्कॉच भी है, पीकन भी है, बेल्जियम चॉकलेट भी है, इतनी सारी अलग अलग तरीके की, टूटी फ्रूटी भी है, बहुत सारी आइसक्रीम है, तो जिसको जो खानी है वो खा लेगा, है ना। सब एक आइसक्रीम थोड़ी खाएंगे, जिसको जो पसंद है वो खाएगा। सिमिलरली हमारे देश में पहले एक ही पार्टी बहुत फेमस हुआ करती थी, तो सब लोग उसे ही वोट दिया करते थे। लेकिन 1990 आते आते इतनी सारी पार्टीज बन गई और सारी पार्टीज ने इतना सारा सपोर्ट गैदर कर लिया कि लोगों को कई और सारी पार्टीज भी पसंद आने लग गई। तो एक तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसने खुद को ही बदल दिया। हमारे खुद के लोगों ने, भारतवासियों ने ही इस तरीके से मूड बनाया कि हमारी डेमोक्रेसी में ये बदलाव आया 1990 के दशक से। तो 1990 के दशक से क्या हुआ, फेडरलिज्म स्ट्रांग हो गया। इनफैक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ये जो होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज चलाती है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है सेंटर की अपनी पावर हो, स्टेट की अपनी पावर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव इट्स ओन क्लियर पावर। क्लियर तरीके से बताओ भाई इसकी क्या पावर है, ये नहीं कि थोड़ी सी पावर दे रहे हो थोड़ी सी रख रहे हो, राइट। पहले तो ये चलता था। यहाँ देखो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स दिखाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स दिखाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कटोरा लेके दिखाया, वो बेचारे आ रहे हैं पावर मांगने के लिए। तो 1990 से पहले हमारी जो डेमोक्रेसी है कुछ इस तरीके से दिखती थी, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बना के रखती थी, क्योंकि उन्हें पावर के लिए भीख मांगनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नहीं मांगोगे तो तुम्हें पावर मिलेगी नहीं। लेकिन 1990 के बाद से जो हमारी रीजनल पार्टीज है, यानी कि जो स्टेट पार्टीज है, स्टेट पार्टीज बोलो रीजनल पार्टीज बोलो, उन दोनों मतलब स्टेट पार्टीज का रोल इंक्रीज। किस चीज में रोल इंक्रीज हो गया बच्चा, डेमोक्रेसी में जो रीजनल पार्टीज है उनका रोल इंक्रीज हो गया। अब ये बदलाव आया कैसे, ये बदलाव आया बच्चा कोलिजन गवर्नमेंट से। कोलिजन गवर्नमेंट से अभी ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा इंडिया है, इसमें 100 लोग हैं, 100 लोग, और एक ही पार्टी है, वन पार्टी है जो बहुत फेमस है, दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। इस पार्टी को मिल गए 80 वोट्स, इस पार्टी को मिल गए 20 वोट्स। क्लियरली कौन जीत गया, क्लियरली जीत गया आपका पार्टी नंबर 1, राइट। तो 1990 से पहले कुछ इस तरीके का सीन था। 1990 आते आते इतनी सारी पार्टीज हो गई, मान लो ये पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, पार्टी 3 है, पार्टी 4 है, पार्टी 5 है, पार्टी 6 है, बिल्कुल मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया इंडिया, राइट। अब 100 ही लोग हैं, 100 ही लोग हैं, मान लो पार्टी नंबर 1 को मिल भी गए अच्छे खासे वोट, तो इन्हें मिल गए मान लो 30 वोट्स, इन्हें मिल गए 10, इन्हें मिल गए 5, इन्हें मिल गए 25, राइट। इस तरीके से वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो क्या किसी को क्लियर इतने नंबर ऑफ वोट मिले कि वो ट्रू मेजोरिटी से सरकार बना ले? नहीं, यहाँ पे तो ट्रू मेजोरिटी मिल रही थी, 80% वोट जो है पार्टी नंबर 1 को मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे 1990 के दशक के बाद से इतनी सारी पार्टीज हो गई कि किसी एक पार्टी के लिए अपनी खुद की सरकार बनाना नामुमकिन हो गया। उस केस में पार्टीज को क्या करना पड़ता है बच्चा, अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। व्हाट आर अलायंसेस, व्हेन 2 or more than 2 parties come together to form the government, that group of parties is known as alliance, and that government is known as coalition government। जब 2 या 2 से अधिक पार्टीज अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए साथ में हाथ मिला के गठबंधन करती हैं, तो उस गठबंधन को बोला जाता है अलायंस, और गठबंधन से जो सरकार बनती है उसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार, यानी कि कोलिजन गवर्नमेंट। जैसे कि अभी भी जो सरकार चल रही है वो सिर्फ बीजेपी की नहीं चल रही है, वो एनडीए की चल रही है। तो एनडीए क्या है बच्चा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट इज एन अलायंस। बीजेपी के साथ उसमें और भी पार्टीज हैं। अगर उसमें सिर्फ बीजेपी होती तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि उसके पास इतने वोट्स नहीं थे कि वो ट्रू मेजोरिटी से सरकार बना ले, तो उसे बाकी पार्टीज के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो अभी एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार बीजेपी लीड करती है। यूपीए एक संगठन है बच्चा जिसे कांग्रेस लीड करती थी,
और अभी भी करती है। और लेफ्ट फ्रंट एक संगठन है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी जो है देश की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो लीड करती है, राइट। और अभी एक रिसेंटली एक होमवर्क दे रही हूं मैं, ये जो अभी इलेक्शन हुए थे 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक नया अलायंस देखने को मिला था जो देश की बहुत सारी पार्टीज ने बनाया था। इट वॉज वेरी वेरी न्यू, इसी साल देखने को मिला था। उसका नाम आपको खोज के मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कौन सा अलायंस था। डेमोक्रेसी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया था, उस बदलाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो, यहाँ पे फोटो में हमें क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमें फोटोज में दिखाए हुए हैं पेरिल्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। पेरिल्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट मतलब ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है कि 1990 के दशक के बाद क्या है, सरकारें जो है हल्के में नहीं लेती स्टेट पार्टीज को, क्योंकि स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर आपको अलायंसेस बनाने होते हैं। तो स्टेट पार्टीज को अगर आप हल्के में लोगे तो वो आपके साथ हाथ थोड़ी मिलाएंगे, फिर आप थोड़ी सरकार बना पाओगे, राइट। सो अब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि गद्दी पे तो मान लो जैसे अभी भी एनडीए की सरकार है, तो एनडीए में सबसे ज्यादा वोट किसके, बीजेपी है। अलायंस है, अलायंस में सबसे ज्यादा वोट किसके, बीजेपी के। तो बीजेपी की ही जो लीडर है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो गद्दी पे तो जो लोग बैठ रहे हैं वो तो बेशक उस पार्टी के बैठ जाएंगे जिसके पास ज्यादा वोट थे, लेकिन क्योंकि सरकार कोलिजन गवर्नमेंट की है, सरकार अलायंस की बनी हुई है, तो आपको बाकी लोगों की भी बातें क्या करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाए हुए हैं। जब अटल जी की सरकार बनी थी 1990 के दशक में, तो वो गद्दी पे बैठे हुए थे, लेकिन वो कोलिजन गवर्नमेंट थी, वो एनडीए की सरकार थी। और जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो आपको सबको साथ लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी ने भी संगठन में से हाथ पीछे खींचा, किसी को भी आप पे गुस्सा आया और उसने बोला जाओ हम तुम्हारे साथ कोलिजन नहीं बनाते, तो आपके तो वोट बिखर जाएंगे, फिर आपकी सरकार गिर जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहता है। तो ये होती है डेमोक्रेसी की ताकत। अब रीजनल पार्टीज को लोग हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन बनाए रखना है तो पार्टीज को खुश रखना पड़ेगा। चलो, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम अच्छा आगे ही चले जाते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसको भी खत्म करते हैं। द टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया 1990 के दशक में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने देश में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ऐड किया, जो विलेज लेवल पे अलग होती है और स्टेट लेवल सिटी लेवल पे अलग होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या होता है, रट्टा मारे कि समझें, समझ लो यार। देखो, जब सेंटर की तरफ चीजें ला रहे होते हो ना, सेंटर की तरफ, फिजिक्स दिखा रही हूँ फिजिक्स, तो उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। जब सेंटर से दूर लेके जा रहे होते हो कोई चीजें, तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल। तो जब तुम सेंटर की पावर, पहले तो तुमने क्या किया, सेंटर की पावर स्टेट को दी, थोड़ी सी पावर उसकी स्टेट को दी, अब वही पावर उसमें से भी थोड़ी सी पावर तुम लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, राइट। तो सेंटर से दूर लेके जा रहे हो ना पावर। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1990 के दशक में, विद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हमने ऐड किया लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। लोकल गवर्नमेंट सॉरी, हाँ जी। पहली बात तो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या पड़ रही थी, क्या हम बोर हो रहे थे एज अ नेशन इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, नहीं, हम बोर नहीं हो रहे थे बच्चा, हम परेशान हो रहे थे। एक्चुअली हमारे देश में जनता इतनी बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही थी कि लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। पहले कम लोग थे तो कम प्रॉब्लम्स थी, अब ज्यादा लोग थे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। अब एक बेचारी स्टेट गवर्नमेंट कितने सारे लोगों के इश्यूज पे ध्यान देगी, वो भी यूपी जैसी, बिहार जैसी स्टेट में जहां पे लोग भर भर के हैं, राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। तो लोग जितने होंगे उतने ही तो आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्लास 9th में क्या पढ़ा है, वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ लीडर्स भी इंक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ लीडर्स इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, हमने तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। अच्छा, सेकंड पॉइंट, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। तुम्हारी क्लास में मान लो तुम्हें 100 रुपए पाए हैं, तुम्हें उस 100 रुपए से क्या करना है उसका डिसीजन मैं तुम्हारे से 6 साल बड़े कजन पे सौंप दूं, तो उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि तुम्हें उस 100 रुपए का क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो लोगों को उनका सोल्यूशन ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो हमने यही सोचा कि जब लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाएंगी तो कितना अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 3, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड द मनी। स्टेट गवर्नमेंट को मान लो हम पैसा दे देंगे कि भैया आपके पास 50 लाख रुपए है, आपको अपनी स्टेट के अंदर जितने गांव जितने शहर आ रहे हैं सबका भला करना है। स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी सब में इक्वल बांट देते हैं। अब इक्वल बांटने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हो सकता है कोई गांव हो उसमें भर भर के ऑलरेडी पानी, बिजली, पुल, सड़कें सब कुछ हो, कोई गांव हो उसमें कुछ भी ना हो,
तो ज्यादा पैसा तो उस गांव को चाहिए ना जहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके पास सब कुछ है उसे थोड़ा कम पैसा भी दोगे तो चल जाएगा। अब ये सारी बातें किसको पता होंगी, ये सारी बातें पता होंगी लोकल लोगों को। तो लोकल लोगों को अच्छे से पता होता है कि उनको जो पैसा दिया जाएगा वो किस काम में लगाना चाहते हैं। इंश्योर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पेड़ होता है, पेड़ की पत्तियों को पानी दिया जाता है कि पेड़ को जड़ों को पानी दिया जाता है? जड़ों को पानी दिया जाता है। जब तुम जड़ों को पानी देते हो तो पेड़ बहुत फलता फूलता है। जब तुम पत्तियों को पानी देते हो तो पेड़ की मौत हो जाती है, क्योंकि पत्तियों के अंदर से थोड़ी पानी जाता है, जड़ों के अंदर से पानी जाता है, राइट। सो वही है बात। जब तुम डेमोक्रेसी की जड़ों को, डेमोक्रेसी की जड़ें कौन सी है? लोकल विलेजेस एंड सिटीज, राइट। जब डेमोक्रेसी की जड़ों को पानी दोगे तो लोग, जो डेमोक्रेसी का पेड़ है वो फलेगा और फूलेगा। सो इन 4 कारणों की वजह से हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया। अब इससे पहले कि हम आगे जाके डिसेंट्रलाइजेशन पूरा डिस्कस करें, एक बार ये क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, चलो द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन हम अच्छे से 1990 के दशक में ही कर पाए, उससे पहले भी हमने कई बार ट्राई किया था डिसेंट्रलाइजेशन करने का। हमने पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जब तक हमने अच्छे से रूल्स नहीं बनाए थे ना 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, तब तक ना मामला सेट नहीं बैठ रहा था। क्या करते थे, कई स्टेट तो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अच्छे से करा देते थे रेगुलरली, लेकिन कई स्टेट जो है कभी कराते थे कभी नहीं कराते थे। कभी स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती थी लोकल गवर्नमेंट को, कभी स्टेट गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देती थी। तो बेसिकली जो मामला है थोड़ा उल्टा सीधा चल रहा था, और इसी उल्टे सीधे मामले से डिसेंट्रलाइजेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था हमारे देश में। तो हमने कहा ठीक है, फिर अब बात आई गई है तो एक बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होएगा ही होएगा। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 1992 में, 1992 में अमेंड कर दिया। अमेंड का मतलब उसमें चेंजेस ले आए, नई चीजें ऐड कर दी, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें हमने क्या क्या किया, हमने दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसको? ओबीसी को, एसटीज को और एसटीज को प्लस। अब ये तो लोकल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। इन कम्युनिटीज को तो मिलता है हर जगह पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन हमने दे दिया 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ना तो स्टेट गवर्नमेंट में होता है ना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। तो यहां हम एक कदम जो है आगे चले गए बच्चा, हमने औरतों को भी सीट रिजर्व करके दे दी। ना हमने बोला कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे। रेगुलर इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस किस लेवल पे? एट लोकल लेवल। जैसे सेंटर के रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, जैसे स्टेट के रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे, वैसे अब हमने बोला कि लोकल लेवल पे भी रेगुलर इलेक्शन होंगे। स्टेट डिसाइड नहीं करेगा कब इलेक्शन होंगे कब नहीं होंगे, राइट। फिर हमने और क्या बोला, हमने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। जैसे हमारे देश में क्या होता है, एक नेशनल इलेक्शन कमीशन है ना। नेशनल इलेक्शन कमीशन का काम है स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को देखना और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन को देखना। लेकिन लोकल लेवल पे कौन इलेक्शन देखेगा? तो लोकल लेवल पे इलेक्शन देखने के लिए हर स्टेट में हमने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिठाया, जो कि उस स्टेट के लोकल इलेक्शंस को देखता है, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहरों के हो। देन हमने बोला स्टेट गवर्नमेंट को हमने बोला, हर स्टेट की गवर्नमेंट को बोला हमने कि चलो चलो थोड़ा सा रेवेन्यू दो, थोड़ा सा रेवेन्यू और थोड़ी सी पावर अब परमानेंटली किसके पास रहेगी भैया? लोकल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये नहीं तुमने इस साल दी है अगले साल मांग लोगे, नहीं भैया। अब जो तुम ये पैसा देते आ रहे हो, मान लो तुमने पैसा बोला है कि 30,000 रुपए हम लोकल गवर्नमेंट को देंगे, तो अब वो देना ही पड़ेगा तुम्हें हर बार, तुम उसे रोक नहीं सकते। तो रेवेन्यू और पावर को शेयर करने को बोला स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये 4-5 तरीकों से हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेक श्योर किया कि डिसेंट्रलाइजेशन कभी भी इंडिया में वीक ना हो। नो बच्चा, लोकल गवर्नमेंट 2 तरीके की होती है, गांव में अलग होती है, शहरों में अलग होती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि गांव की पॉपुलेशन कितनी है या शहर की पॉपुलेशन कितनी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट का दूसरा नाम है पंचायती राज। पंचायत नाम का एक सीरियल है ना, प्राइम पे आता है,
देखा वो, उसको देखो थोड़ा बहुत और समझ आएगा। पंचायती राज। बोलो मैम मैथ्स का होमवर्क करने से हमें फुर्सत नहीं है, तुम कह रही हो प्राइम चलाओ। चलो सॉरी, जले पे नमक नहीं छिड़कते। पर इतना झूठ मत बोला यार, वो टाइम वाइम तो होगा यार, एक सीरियल तो देख ही सकते हो। चलो सो होता क्या है पंचायती राज में, विलेज, हर विलेज में, एवरी विलेज हैज वन पंचायत। ठीक है, इसमें वोटर्स कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं विलेज की अडल्ट पॉपुलेशन। मान लो ढोलपुर एक विलेज है, तो उस ढोलपुर की जो अडल्ट पॉपुलेशन होगी, चाहे वो लड़का है लड़की है ट्रांसजेंडर है, वो वहां की हो जाएगी अडल्ट पॉपुलेशन, और वो वोट करेगी पंचों को। 5 लोग सिलेक्ट होंगे पंचायत में। इसमें जो हेड होगा सरपंच, मतलब हेड जो होगा पंचायत का या होगी, उसे बोला जाता है सरपंच। क्या बोला जाता है? सरपंच। तो हर गांव में क्या होगा बच्चा? हर गांव में एक पंचायत हो, राइट। अब इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में मान लो ये विलेज है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज ए डिस्ट्रिक्ट, राइट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं कई सारे ब्लॉक्स, राइट। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब इनके अंदर होते हैं बच्चा गांव, विलेजेस। किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में हो सकता है 5-6 हों, राइट। सो दीज आर विलेजेस। तो इंडिया का जो गांव है कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। तो अभी हमने बोला कि हर विलेज लेवल पे तो पंचायत होती है, जिसे आप पंचायत बोलते हो या फिर आप ग्राम पंचायत बोलते हो। ग्राम का मतलब है गांव, पंचायत का मतलब आप जानते हो। देन ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, क्योंकि एक ब्लॉक में क्या है, कई सारी पंचायत आ रही हैं। एक ब्लॉक में मान लो ये इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें 3 पंचायत आ रही हैं, तो वहां पे एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसका नाम होता है ब्लॉक समिति। अब इसके इलेक्शन में कौन वोट देता है बच्चा? इसके इलेक्शन में ग्राम पंचायत, जितनी भी उस ब्लॉक में पंचायतें आ रही थी ना, उनके जो मेंबर्स हैं वो वोट देके ब्लॉक समिति के मेंबर, या पंचायत समिति भी बोलते हैं इसे, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आया समझ? हर गांव में ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक लेवल पे एक ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत में उस पर्टिकुलर गांव के लोग वोट देंगे, और ब्लॉक समिति में जो है उसमें जितनी पंचायतें आ रही हैं उसके मेंबर्स वोट देंगे, ठीक है। अब कई सारी ब्लॉक समितिज मिलके 1 2 3 क्या बनाती है? जिला बनाती है। जरूरी नहीं है 3 हो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। तो कई सारी ब्लॉक्स मिलके क्या बनाते हैं? जिला बनाते हैं। जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो उस लेवल पे क्या होता है बच्चा? जिला परिषद होता है। अब जिला परिषद के रूल्स अलग अलग है हर स्टेट में। कई जगह जिला परिषद में कई सारे डीएम्स भी बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं। कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर डिफरेंट होता है। कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बाकी पोजीशंस भी होती हैं। जैसे पंचायत जो मैं सीरियल बता रही हूँ, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आपने कॉन्टेक्स्ट देखा होगा, साथ में सचिव जी वाला कॉन्टेक्स्ट देखा होगा। तो वो सब जो है डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो कई जिला परिषद हर गांव गांव में अपने सचिव बिठाते हैं, कई जगह नहीं बिठाए जाते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिला परिषद और जिला परिषद का चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा, जिला परिषद के इलेक्शंस कैसे होंगे, जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो। लेकिन ये दोनों आप समझ लो कि हर विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ग्राम पंचायत के हेड को बोला जाता है आपका सरपंच। ब्लॉक समिति के हेड को अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, और जिला परिषद के हेड को चेयरपर्सन बोला जाता है मोस्टली, लेकिन वो भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। चलो, अब देर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम सभा। बच्चा ग्राम का मतलब होता है गांव, और सभा का मतलब होता है मीटिंग। कई जगह, हर जगह नहीं होता है। अगेन ये दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू डू, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि ये होना ही होना चाहिए, पर कई जगह ये फॉलो किया जाता है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। कई जगह क्या होता है कि मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव आ रहे हैं, बहुत सारे गांव आ रहे हैं। अब इसमें से 2-3 गांव ने सोचा, मान लो इन दोनों गांव ने सोचा कि यार हम ना अपनी ग्राम सभा किया करेंगे। क्या किया करेंगे? ग्राम सभा। कि यार हम ना एनुअली 2 बार मिला करेंगे, साल में 2 बार मिलेंगे,
और हम देखेंगे कि हमने क्या काम किया है, हम आपस में डिस्कस करेंगे। तेरे गांव के लोग भी आ जाएंगे, मेरे गांव के लोग भी आ जाएंगे, तेरे गांव के सरपंच भी बैठे होंगे, मेरे गांव के सरपंच भी बैठे होंगे, दोनों जगह की पंचायत भी बैठी होगी, राइट। सो इस तरह की मीटिंग्स जो होती है जो साल में 2 बार कराई जानी चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, तो कई जगह होती है कई जगह नहीं होती है, उसे बोला जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का क्या काम होता है कि पंचायत अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लोग उसको डिस्कस करते हैं। मान लो आपकी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई थी आपके गांव पे, आपकी पंचायत ने उस पर डिसीजन दे दिया आपकी प्रॉब्लम पे, वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आया, अब आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? अब आप क्या करोगे? ग्राम सभा का वेट करोगे, ग्राम सभा में वो मुद्दा फिर से उठाओगे, क्या पता आपको लगेगा कि क्या पता मेरी पंचायत जो है अपना डिसीजन चेंज कर दे। तो ग्राम सभा काम आती है लोगों के बहुत ज्यादा। मेंबर्स, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। वो साल में 2 बार मिलते हैं और एनुअल बजट डिसाइड करते हैं ग्राम पंचायत का, और कौन कौन सी ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है उसे रिव्यू भी करते हैं। नाउ वी कम टू अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज जैसा कोई अच्छा सा नाम नहीं है हमारी सिटीज की लोकल गवर्नमेंट का, अर्बन लोकल गवर्नमेंट ही बोलते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितनी पॉपुलेशन है। जैसे मान लो बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर है, तो उसे बोल देंगे नगर पालिका। क्या बोल देंगे? नगर पालिका। ये भी आपका होमवर्क है कि आपको पता लगाना है नगर पालिका कौन से शहर में, कोई एक एग्जांपल सर्च करना नगर पालिका कौन से शहर में, और सर्च करना कि उसके हेड को क्या बोला जाता है। बहुत कम पॉपुलेशन है तो नगर पालिका होगी, थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है बच्चा तो म्युनिसिपैलिटी होगी। 25 लाख टाइप पॉपुलेशन होती है किसी शहर की तो म्युनिसिपैलिटी होती है, 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होती है तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। जैसे जो महानगर है, दिल्ली को तो हटा दो, अभी दिल्ली एक स्पेशल केस है, पर दिल्ली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जैसे आपका ये बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, है ना, मैसूर हो गया, ये बड़े बड़े शहर है, वहां पे क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। लेकिन अगर 25 लाख तक की ही पॉपुलेशन है तो वहां पे म्युनिसिपैलिटी होगी, उसके हेड को बोला जाता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को बोला जाता है मेयर। तो 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे रट्टा मार लो, मेयर बोलते हैं। चलो, तो हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत सारे लीडर्स इकट्ठा हो गए हैं। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो हमारे देश में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल गवर्नमेंट में। मतलब इतने सारे लोग तो डेमोक्रेसी का डायरेक्ट पार्ट है, बाकी सिटीजन अलग है। तो हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रेंथन हो रही है, राइट। लोकल गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी जो है गांव गांव शहर शहर तक पहुंची है और लोगों को अपने वोटिंग का हक है, इस बात की भी पहचान प्राप्त हुई है। तीसरा, क्योंकि हम लोकल गवर्नमेंट में औरतों को भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो औरतों का भी एम्पावरमेंट हुआ है, वो भी अपने घर से निकल के पंचायत का एक पार्ट बनने लगी हैं, तो दैट इज ऑल्सो हैज रिजल्टेड इन विमेन एम्पावरमेंट। तो ये 3 अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ खराब बातें भी हैं। पहली बात तो ये है कि ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं है। तो कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है। कई जगह जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार तो है कि वो पावर मांग सकती है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी घपले कर देती है पावर और पैसा देने में लोकल गवर्नमेंट को। तीसरा पॉइंट, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो हर गांव और हर शहर का भला कर सके, तो वहां पे भी लोकल गवर्नमेंट होते हुए भी लोगों की प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे या लोगों का भला लोकल लेवल पे नहीं हो पा रहा होता है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स विद डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू फॉलो शुभम पाठक एंड मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है बच्चा, इंस्टाग्राम अकाउंट और आपका टेलीग्राम अकाउंट, दोनों इस नाम से है। सोशली शुभम से मैं हूं टेलीग्राम पे, और सोशली शुभम में एक और एम लगा दो तो उस नाम से हूं मैं इंस्टाग्राम पे। दिस इज टेलीग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्च करके ढूंढने का मन हो, ज्यादा मेहनत करने का मन हो, तो मैं यहाँ नाम बता दे रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, क्योंकि वहां पे भी हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। बाय एंड थैंक यू।